अन्नदाता, 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 मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आज पूरा विश्व मना रहा है वानिकी दिवस। जायद मूंग की खेती किसानों के लिए है लाभकारी। जंगल हमारे जीवन की बुनियाद है, जो हमारे पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों और जंगलों की होती अंधाधुंध कटाई के कारण आज पृथ्वी गहरे संकट में पड़ चुकी है, जिस कारण जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर के पिघलने जैसी विकट समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो समस्त प्रकृति और जीव खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसी पर आधारित है कार्यक्रम का आज का ये विशेष अंश। विश्व वानिकी दिवस पहली बार साल 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ के द्वारा मनाया गया। तब से हर साल ये 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व वानिकी दिवस इस उद्देश्य से मनाया गया था कि दुनिया के तमाम देश अपनी मातृभूमि की मिट्टी और वन संपदा का महत्व समझें और अपने अपने देश के वनों और जंगलों का संरक्षण करें। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 24.62% भूमि पर ही वनों और जंगलों का अस्तित्व रह गया है। भारत में वन महोत्सव जुलाई 1950 से ही मनाया जा रहा है और हर साल विश्व वानिकी दिवस अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य है कि विश्व के सभी देश अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति के लिए वनों की कटाई तेजी से हो रही है। वहीं दूसरी ओर मानवीय चूक और प्रकृति के कारण हर साल वनों में आग लगना गंभीर चुनौती होती जा रही है। पिछले कई सालों से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में वनों में आग लगने की खबरें अब आम हो चली हैं। इसके कारण कई वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही वर्षा का संतुलन भी बिगड़ गया है। कहीं भीषण सूखा तो कभी बाढ़ जैसी आपदाओं में बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार द्वारा सन 1952 में निर्धारित राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए।
लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वन भूमि पर उद्योग धंधों और मकानों का निर्माण, वनों को खेती के काम में लाना और लकड़ियों की बढ़ती मांग के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसीलिए अब समय आ गया है कि देश की राष्ट्रीय निधि को बचाएं और इनका संरक्षण करें। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, कृषि के साथ वानिकी वृक्षों को लगाना और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा। इसके संबंध में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था कि वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। वन पर्यावरण लोगों और जंतुओं को कई प्रकार का लाभ पहुंचाता है, जैसे फर्नीचर, प्लाईवुड, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी, रबर और कई तरह के उत्पाद जैसे गोंद, फल, सुपारी और मसाले भी वनों से मिलते हैं। साथ ही कई औषधीय पौधे भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और इस प्रकार वन भारी बारिश के दिनों में मृदा का अपरदन और बाढ़ भी रोकते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी मानव जाति को सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है। वनस्पति स्थानीय और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। पेड़ पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं और जंगली जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वे सभी जीवों को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। वन ध्वनि को नियंत्रित करते हैं, हवा की दिशा को बदलने और गति कम करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार वन्य जीव भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक होना ही होगा। भारत में वनों की रक्षा के लिए लोगों में शुरुआत से ही जागरूकता देखने को मिली। इसका उदाहरण चिपको आंदोलन है। 1970 में पेड़ों के काटे जाने के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन के दौरान लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उसे काटा ना जा सके। अब फिर ऐसे आंदोलन और सतत वृक्षारोपण के साथ साथ उनकी देखरेख भी जरूरी हो गई है। हम सभी को जागरूक होकर पेड़ पौधों को लगाना है, तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भोपाल में ओलावृष्टि को लेकर सीएम हाउस में बैठक। फसलों के नुकसान को लेकर सीएम ने ली जानकारी। सभी जगह सर्वे दल का गठन। दिल्ली में बढ़ सकता है विधायकों का वेतन, जल्द हो सकती है घोषणा। भूतपूर्व विधायकों की पेंशन में किया जा सकता है इजाफा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बदलने के 3 साल पूरे। कांग्रेस आज मना रही लोकतंत्र सम्मान दिवस। कमलनाथ ने जारी किया वीडियो संदेश। कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। कहा कमलनाथ को ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है, वे इस समय ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें और खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति से। और आज चूँकि आज जो है हम ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के उत्पादन और तकनीकी पर हम चर्चा करना चाहेंगे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूंग की फसल जो है एक दलहनी फसल है और यह जो होती है भूमि की उर्वरकता शक्ति को भी बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो होता है यह हमें प्रोटीन भी प्रदान करने का कार्य करता है, जिसमें 23 से 24% तक प्रोटीन होता है, 1 से 2% तक फैट होता है और 3 से 4% तक हमें इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी पोषक तत्व जो होते हैं व्यक्ति को प्रदान करने का कष्ट करते हैं। अब किसान भाइयों, हम आपको किस्मों का चयन किस प्रकार से करें यह आपको बताना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, जो अगर आपके पास कम समय बचता है गेहूँ कटाई के उपरांत, तो विराट किस्म जो होती है 55 दिन की है, बहुत ही अच्छी किस्म है, जो आपको एक एकड़ के पीछे 5 से 6 कुंटल जो है उत्पादकता दे सकती है, अगर हम अच्छे तरीके से इसका प्रबंध कर सकें तो। इसके अलावा जो होती है MH 421 है, जो 65 से 70 दिनों की होती है। इसके अलावा जो होता है शिखा है, यह भी जो है 65 से 70 दिनों की ग्रीष्म काल में एक अच्छी किस्म मानी जाती है। और किसान भाइयों, हमें यह सावधानी रखनी होती है कि हमें किस प्रकार का भूमि का चयन करें। तो भूमि के चयन के लिए किसान मित्रों यह जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि जिसमें भूमि जो होती है हमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो उसमें, और जल भराव की स्थिति न बने, जिसमें जीवाश्म कार्बन की प्रचुर मात्रा हो, पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, उसकी जो pH मान होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच हो, बहुत एसिडिक प्रकृति की भी न हो और सलाइन और एल्कली प्रकृति का नहीं होना चाहिए। भूमि मुख्यतः मूंग की फसल उत्पादन के लिए जो होता है सैंडी लोम सॉइल जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए खरीफ फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढीले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। किसान भाइयों, अब जो है हम मूंग की फसल में उर्वरक और खाद का किस प्रकार से उपयोग करें। तो किसान भाइयों, अगर हम खाद की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसमें खरपतवार के बीज खरपतवार कम हो, उसकी 8 से 10 टन मात्रा जो होता है प्रति 2.5 एकड़ के पीछे आप उपयोग कीजिए। उसके अलावा जो होता है उसमें 15 से 20 केजी जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा, 35 से 40 किलोग्राम जो होता है फास्फोरस की, और 35 से 40 ग्राम पोटास का हम अगर निश्चित रूप से सही मात्रा में उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसान भाइयों, यह निश्चित रूप से ध्यान दें कि भूमि पर उर्वरक का उपयोग जो होता है सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर ही हम उपयोग करें। बीज दर की बात करें किसान मित्रों, तो 1 एकड़ के लिए जो होता है 8 से 10 किलोग्राम जो होता है प्रति एकड़ की दर से बुआई करें, और हेक्टेयर के लिए जो होता है 20 से 25 केजी जो होता है बीज हमें प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर छाया में सुखाकर सुबह या शाम को बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के लिए जो है हम मुख्य रूप से सीड ड्रिल मशीन का हम निश्चित रूप से उपयोग करें, जिसके कारण जो होता है बीज जो होता है बराबर मात्रा में जो होता है और लाइन से लाइन जो होती है वो सही स्थिति में बीज गिरने के कारण जो होता है पौधे में बढ़वार भी अच्छी होती है, और उर्वरक का भी समान दर जो होता है वितरण होता है भूमि पे। तो किसान भाइयों, पौधे से पौधे की दूरी जो रखने के लिए हम मुख्य रूप से 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखें, लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी बनाने के लिए जो है 10 सेंटीमीटर हम बनाकर रखें। किसान भाइयों, मूंग को मुख्य रूप से जो है यह सावधानी निश्चित रूप से करें कि बुआई जो होता है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक कर दें। अगर हम 15 अप्रैल के बाद जाते हैं तो जो गर्मी की लू चलती है उसके कारण क्या होगा, जो पुष्प बनते हैं तो पुष्प जो है सूखने की संभावना, फूल झरने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें सावधानी निश्चित रूप से रखें कि 10 अप्रैल के पहले जो है हम मूंग की फसल की बुआई करें। मूंग की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथलिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे मूंग की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा मूंग की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे मूंग की फसल का उचित विकास हो सके। इसके अलावा हम सिंचाई की अगर बात करें तो चूंकि ये गर्मी
ग्रीष्मकालीन में मूंग की फसल उगाई जा रही है, तो पानी की हमें बहुत ज़्यादा मात्रा लगेगी। 3 से 4 बार जो होता है हमें खेत को सिंचाई करना होता है। शुरुआती क्रांतिक अवस्थाएं तो मुख्य रूप से जो होता है पुष्पन की होती है, उसके बाद फल जब बनते हैं, दाने भरने लगते, तब हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई जो है 20 से 25 दिनों में करें और आवश्यकता अनुसार जो होता है गर्मी के आधार पर जो होता है 10 से 15 दिनों के अंतराल में करें, और संभव हो तो 50 दिनों के बाद जो है सिंचाई को रोक दें, क्योंकि इस समय पुष्पन और फल बनने की अवस्थाएं आ जाती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। भोपाल में ओलावृष्टि को लेकर सीएम हाउस में बैठक, फसलों के नुकसान को लेकर सीएम ने ली जानकारी, सभी जगह सर्वे दल का गठन। दिल्ली में बढ़ सकता है विधायकों का वेतन, जल्द हो सकती है घोषणा, भूतपूर्व विधायकों की पेंशन में किया जा सकता है इजाफा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बदलने के 3 साल पूरे, कांग्रेस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, टमाटर एक लोकप्रिय सब्जी है, इसीलिए पूरे प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। लेकिन इस फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप रहता है, जिसकी वजह से टमाटर का उत्पादन कम हो जाता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या न आए, इसके लिए आप इन हानिकारक रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर
बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उमेरी, जिला भोपाल के कृषक जीवन लाल ने। ये पशुओं में होने वाले पायका रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जीवन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। ये पाइका नामक जो बीमारी होती है, ये विशेष करके हमारे जो पालतू पशु होते हैं उसमें से भी जो दुधारू पशु होते हैं उन सबों में इस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। जैसे हमारे गायों में सभी नस्ल के देसी नस्ल हों या फिर संकर नस्लें हों, भैंसों में, बकरियों में, भेड़ों में, इस तरह के ये बीमारी देखी जाती है। पर इन सबों में अगर तुलनात्मक रूप से कहें तो हमारे जो दुधारू पशुएँ हैं उन सबों में इस बीमारी की होने की संभावना अधिक होती है। इसके कारण में ऐसे तो कई तरह के कारण होते हैं, पर पाइका बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण होता है ये मिनरल के अभाव के कारण। शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है जो शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं को समुचित रूप से चलाते हैं। तो इसमें विशेष करके फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम की अचानक कमी होने के कारण पशुओं में ये बीमारी होने की संभावना रहती है। फास्फोरस की कमी पशुओं में आमतौर पर लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन्न होती है और लंबे समय तक पशुओं के आहार में फास्फोरस की कमी के कारण क्रोनिक फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस प्रकार की फास्फोरस की कमी शुष्क क्षेत्र में चरने वाले पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। हम खनिज पदार्थों की जो बात कर रहे हैं, इनकी कमी होने के भी कई कारण होते हैं। जैसे कोई किसान भाई क्या होते हैं कि दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में हम मिनरल मिक्सचर अलग से नहीं दे पाते हैं। जो मिनरल मिक्सचर उनके खाद्यान्न पदार्थों, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं से जो आते हैं उसी से उनका काम चलते रहता है। पर होता क्या है कि जो दुधारू पशुओं में होते हैं उन सबों में दूध के द्वारा, दूध में से ये जो मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ये काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो जब तक हम इनको राशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, माने अतिरिक्त खनिज पदार्थ जब तक हम लोग नहीं देते हैं तो उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और शरीर में धीरे धीरे इसकी मात्रा घटते जाती है। और धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में ये जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशुएं हैं या जो दुधारू नहीं हैं, उन सबों में भी इस बीमारी को आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई फाइबर, जो रेशा की मात्रा होती है, संतुलित आहार में अगर रेशा की मात्रा भी उचित
पर्याप्त मात्रा अगर न रखी जाए तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसके साथ अगर शरीर में उनके जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, विशेष करके अंतःपरजीवी में जो गट एक्टिंग पैरासाइट्स हैं, मतलब जो हमारे आहार नली में जो परजीवी होते हैं, उन सबों की संख्या भी अगर बहुत अधिक हो जाए तो मिनरल की कमी, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की कमी हो जाती है और इसके कारण पाइका रोग उत्पन्न हो जाता है। पाइका रोग पीड़ित पशु में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें देखकर आप रोगी पशुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। इन लक्षणों में पशु खाद्य पदार्थ के अलावा अखाद्य पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी, मल मूत्र, कागज, कपड़े आदि खाने लगते हैं। इसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट और कमजोरी, प्रजनन संबंधित विकार आदि भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पशुओं में इन खनिज पदार्थों की कमी हो गई है और इस रोग से आपके पशु ग्रसित होने जा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके, अभी जो हम कारण बताए थे आपको इसके होने के, जैसे आप नियमित रूप से दूध के मात्रा के अनुसार में आप मिनरल मिक्सचर अतिरिक्त के जरूर दें। साथ साथ अगर मिनरल ऑरली जो दे रहे हैं, जो खाना के साथ दे रहे हैं, उससे अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे फास्फोरस के इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ दिनों तक में 2-3 दिन तक उसके इंजेक्शन भी चला के उसके शरीर में इन खनिज पदार्थों की आपूर्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। और किसी में अगर बहुत अधिक कमी देखी जा रही है, बहुत लक्षण इसके प्रोडक्शन घट गया है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, वो मसल्स में जो मांसपेशियों में है उसमें कमजोरी आने लगी है, तो आप इनको जो आईवी इन्फ्यूज़न हम कहते हैं, जैसे आप सीरा में भी फास्फोरस के जो दवा आते हैं जो सीरा में चढ़ाने के लिए स्पेशली आते हैं, उन सबों का भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार में आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रामक रोगों के अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पशुओं की उत्पादन क्षमता कम कर देते हैं। ये रोग ज्यादा भयानक नहीं होते हैं, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं कराने पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाइका रोग पशुओं का एक ऐसा ही डिसऑर्डर है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए संतुलित आहार प्रबंधन और देख-रेख अच्छी तरह से करना चाहिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501-512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।